हेलो दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट करेंगे। ठीक है। हाँ, तो इस एक्ट को कहते हैं छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। ठीक है। तो इसमें ये एक्ट नंबर है 19। ये 19 नंबर का 2011 में एक्ट बनकर तैयार हुआ था। इसमें 14 सेक्शन है और चैप्टर वगैरह नहीं है, केवल इसमें 14 सेक्शन है और इसमें 4 शेड्यूल दे रखे हैं। ठीक है। एक्ट नंबर है 19 नंबर का और जिससे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली है 5 अक्टूबर 2012 को और राज्यपाल की स्वीकृति मिली है 23/5/2011 को और लागू हुआ है 6/11/2012 को। तो राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली? राष्ट्रपति की अनुमति मिली है 5 अक्टूबर 2012 को। राज्यपाल की मिली है 23/5/2011 को और लागू हुआ है 6 नवंबर 2012 को। ये काफ़ी पूछता है कि ये कब लागू हुआ था, तो 6 नवंबर 2012 को लागू हुआ है। अब देखते हैं आगे। इसमें 14 सेक्शन है, तो काफ़ी छोटा माइनर एक्ट है और 4 शेड्यूल है, तो हमें से आगे से पीछे, पीछे से आगे इसे कंप्लीट कर लेंगे कि एक भी हमारा पॉइंट छूटे ना। ठीक है। तो आगे आ जाते हैं। तो इसे कहते हैं छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011। ठीक है। अब इसमें नीचे दे रखा है ये बनाया क्यों गया था। तो ये बनाया गया था भाड़े से संबंधित विषयों पर अधिग्रहण और न्याय निर्णय तथा भवन स्वामी और किराएदार के हितों को संतुलित रखते हुए वास सुविधा को भाड़े किराए पर दिए जाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने हेतु अधिनियम है। तो ये क्यों बनाया गया था? क्या ये हाँ, तो क्यों बनाया गया था? ये बना सीधा सीधा ये है कि कोई मकान वगैरह है उसे किराए पर कैसे देंगे, इसके लिए ये बनाया गया था। ठीक है। तो अब हम इसमें आ जाते हैं सेक्शन फर्स्ट। तो सेक्शन फर्स्ट कह रहा है संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ। तो ये पूछ रहा है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या है, विस्तार कहाँ तक है और प्रारंभ कब हुआ था। तो ये कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 कहलाएगा। तो ये कह रहा है कि ये क्या कहलाएगा? ये रेंट कंट्रोल 2011 कहलाएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 कहलाएगा। इसका सेकंड पॉइंट है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका कह रहा है इसका विस्तार प्रथमतः, तो ये इसका विस्तार 2 बार में है। तो कह रहा प्रथमतः ऐसे नगर पालिका क्षेत्रों पर होगा जो राज्य में जिला मुख्यालय के रूप में समाविष्ट है। तो पहले किस पे होगा? उन एरियाज पे होगा जो नगर पालिका क्षेत्र में होंगे और जो जिला मुख्य न्यायालय के रूप में समाविष्ट है, उन पर होगा। दूसरा ये कह रहा है नगर पालिका क्षेत्र राज्य के भीतर किसी अन्य क्षेत्र पर होगा जिन्हें राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय समय पर विनिष्ट करे। इसका 2 बार में होगा। कैसे कैसे होगा? पहला कह रहा है इसका विस्तार प्रथमतः नगर पालिका क्षेत्र पर होगा जो राज्य में जिला मुख्य न्यायालय के रूप में समाविष्ट है। ठीक है, उन पर होगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है तथा न्यायपालिका क्षेत्रीय राज्य के भीतर किसी अन्य क्षेत्र पर होगा जिन्हें जो गवर्नमेंट है उसे राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बताए, उन पर होगा। ठीक है। अपने गजट में निकालेगी स्टेट गवर्नमेंट, तो उन पे होगा सेकंड में। ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट कह रहा है यह राज्यपाल में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा। तो कब से होगा? जब से गजट में प्रकाशित कर दिया जाए तब से ये लागू माना जाएगा। अब आ जाते हैं हम सेकंड पे। इसका सेक्शन सेकंड कह रहा है, ये डेफिनेशन पोर्शन बताता है। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट डेफिनेशन दे रखी है वास सुविधा। ये कहता है एकोमोडेशन के बारे में क्या दे रखा है? तो ये कह रहा है वास सुविधा से अभिप्रेत है और भवन या भवन का भाग आवासीय हो या गैर आवासीय हो, भवन स्वामी द्वारा किराए पर दिया गया हो तथा उसमें सम्मिलित है कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में न लाई जाने वाली कोई भूमि, खुला स्थान, सीढ़ी, मैदान,
बगीचे, गैरेज समस्त सुविधाएं एवं साधन जो उनके बीच किए हुए करारनामे अंगभूत है। तो ये कह रहा है कि एकोमोडेशन में कोई भवन का भाग, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या गैर रेजिडेंशियल हो, भवन स्वामी द्वारा किराएदार के किराए पर दिया गया हो, वो उसमें क्या मानेंगे, उसे एकोमोडेशन मानेंगे। और इसमें कौन कौन सा भाग आएगा, इसमें खुला स्थान आएगा, सीढ़ियाँ आएंगी, मैदान आएंगे, बगीचा आएंगे, गैरेज आएगा। ये समस्त सुविधाएं जो एक किराएदार के लिए रहने के लिए आवश्यक हैं, वो सारी सुविधाएं आएंगी। पर इसमें जो कृषि प्रयोजन के लिए वो भूमि है वो नहीं आएगी। ये काफ़ी पूछता है, क्या नहीं आएगा, कृषि प्रयोजन के लिए जो भूमि है वो नहीं आएंगी इसमें। ठीक है, अब इसकी सेकंड डेफिनेशन आ जाती है। हाँ, एक बार और देख लेते हैं। तो कह रहा वास सुविधा के अंतर्गत क्या है, तो ये कह रहा कोई भवन का कोई भाग, चाहे आवासीय हो या गैर आवासीय हो, रेजिडेंशियल हो या नॉन रेजिडेंशियल हो, लैंडलॉर्ड द्वारा टेनेंट को अगर किराए पर दिया गया है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सा भाग है, खुला स्थान, सीढ़ी, मैदान, गैरेज, अन्य सुविधाएं जो किराए पर रहने के लिए आवश्यक हैं। पर उसमें जो कृषि प्रयोजन के लिए भूमि है वो नहीं आएगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे कहता है एग्रीमेंट क्या है, करारनामा। तो ये कह रहा है करारनामा क्या है, तो कह रहा है भवन स्वामी तथा किराएदार द्वारा जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के द्वारा निष्पादित जो लिखित है वो क्या है, वो करारनामा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जिला क्या है। तो ये कह रहा है जिला क्या है, कह रहा है डिस्ट्रिक्ट से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में 18 जिला। तो वहाँ जो जिला बताया गया वो जिला है। अब आ जाते हैं हम फोर कह रहा है हैबिचुअल ऑफेंडर क्या है, आदतन व्यक्तिक्रमी क्या है। तो कैसा, ऐसा किराएदार, ठीक है, तो कह रहा है ऐसा किराएदार जो 12 माह की कालावधि में 3 या 3 से अधिक बार भवन स्वामी को करारनामा के अनुसार देय तिथि पर पूर्ण किराया एवं समस्त देयकों को भुगतान करने में विफल रहा हो। तो ये क्या कह रहा है, हैबिचुअल ऑफेंडर क्या है, तो ये कह रहा है कि ऐसा किराएदार, ऐसा टेनेंट जो 12 माह की कालावधि में 3 या 3 से अधिक बार भवन स्वामी को का जो एग्रीमेंट किया है उसके अनुसार, उसमें लिखी हुई तारीख के अनुसार उस तिथि पर पूर्ण किराया एवं समस्त देय को भुगतान करने में विफल रहता है, उसे हम क्या मानेंगे, हैबिचुअल ऑफेंडर मानेंगे। तो मतलब जो एग्रीमेंट में लिखा है वो डेट, उस डेट पे किराया नहीं देता है तो हम क्या मान लेंगे, उसे हैबिचुअल ऑफेंडर मानेंगे। कब मानेंगे, जब वो 12 महीने में ये 3 बार या 3 से अधिक बार ऐसा करता है। ठीक है, अब आ जाते आगे। ये कह रहा भवन स्वामी क्या है, लैंडलॉर्ड के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है 5, जिस व्यक्ति जिस पर्सन को रेंट दिया जाता है वह पर्सन कौन होगा, लैंडलॉर्ड होगा। सीधी बात यह है, जिस पर्सन को किराया दिया जाएगा वो लैंडलॉर्ड होगा। जरूर नहीं है कि वो मकान मालिक ही हो। ठीक है, अगर कोई और व्यक्ति है जो उस प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहा है, किराए पे उठाता है, तो हम उसे भी लैंडलॉर्ड मान लेंगे इस एक्ट के तहत। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। अब आ जाता है कि नगर पालिका क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो ये कह रहा है नगर पालिका क्षेत्र से अभिप्रेत है नगर पालिका क्षेत्र या नगर पंचायत क्षेत्र, जैसा कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1959 या छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 के अधीन स्थापित किया गया हो। ठीक है, तो ये एक्टों के द्वारा जो नगर पालिका क्षेत्र बताया गया होगा उसे हम नगर पालिका क्षेत्र मानेंगे। अब ये कह रहा है अधिसूचना क्या है, अधिसूचना क्या है। तो ये कह रहा है अधिसूचना में निर्दिष्ट है राजपत्र में यथा प्रकाशित शासन को सुसंगत अधिसूचना। तो ये क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट द्वारा कोई सरकारी गजट निकाला गया हो, उसमें जो सूचना दी गई हो वो क्या है, अधिसूचना मानी जाएगी। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अब ये कह रहा है पुराना अधिनियम क्या है। तो ये कह रहा है जो छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 क्या माना जाएगा, सहित समस्त संशोधन अधिनियम। तो क्या माना जाएगा, वो पुराना अधिनियम माना जाएगा, क्योंकि जो 2011 से पहले चल रहा था वो अधिनियम पुराना होगा। अब ये कह रहा है भाड़ा क्या है। ठीक है, तो किराया क्या है। तो ये कह रहा है जिसका लीज हुआ है, जिसका लीज हुआ है, जिस प्रॉपर्टी का लीज हुआ है, लीज का जो कंसिडरेशन है उसे हम रेंट मानेंगे। ठीक है, सीधा बात ये है कि कोई लीज की गई है, जो किराए पे प्रॉपर्टी दी गई है, उसे प्रॉपर्टी देने में जो कंसिडरेशन जो लिखा गया है एग्रीमेंट में और वो दिया जाता है उसे हम रेंट मानेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। आगे पूछता है भाड़ा नियंत्रक। तो इसकी डेफिनेशन दे रखी है
7 में, और भाड़ा नियंत्रण अधिकृत की दे रखी है 6 में। ठीक है, अब आ जाते हैं निश्चित अधिनियम। तो इससे पहले का जो 2011 से पहले का अधिनियम है उसे हम निश्चित अधिनियम मान लेंगे। अब आ जाता है ये 13, ये काफ़ी पूछता है, सामाजिक उपताप, सेक्शन 2 का 13। तो ये क्या पूछता है, सामाजिक उपताप, सोशल न्यूसेंस के बारे में कहता है। तो सोशल न्यूसेंस क्या है, तो यहाँ नहीं बताया गया है। तो ये कह रहा है जो शेड्यूल 4 के जो पॉइंट 10 में जो बताया गया है वो क्या है, वो न्यूसेंस है, वो सोशल न्यूसेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम इसे आगे देख लेंगे। अब आ जाते हैं आगे। अब ये कह रहा है किराएदार से अभिप्रेत है, किराएदार से अभिप्रेत है। तो किराएदार कौन है, तो कह रहा है कोई व्यक्ति जिसके द्वारा, जिसके लेके या जिसकी ओर से भाड़ा दे है, जो मतलब जो किराया देता है, या किसी अव्यक्त या विविक्षित संविदा के न होने की दशा में किसी वास सुविधा के लिए उसके भवन स्वामी को दे होता है, तथा उसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पारित वेदगली संबंधित आदेश डिग्री अन्यथा अधिकृत की समाप्ति के पश्चात कब्जा बनाए रखता है। तो ये कह रहा है कि किराएदार क्या है, तो नॉर्मल सी बात है, जो किराए पर रह रहा है वो किराएदार है। इसका अंदर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ये ध्यान रखना जो टेनेंट की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, तो 2 के 14 में दे रखी है। अब आ जाते हैं हम, अब ये आ जाता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 कह रहा है, एक मिनट, हाँ, ये सेक्शन 3 बता रहा है छूट के बारे में। ठीक है, कि छूट क्या क्या है, तो ये बता रहा है एजेम्पशन के बारे में। ठीक है, सेक्शन 3 बता रहा है कि एजेम्पशन क्या क्या दिए हुए हैं। तो ये पहला, इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो ये कह रहा है कि वो प्रॉपर्टी जिसे जो 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 सरकारी लोगों के लिए जो यूज में होती है वो प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और दूसरे पॉइंट में क्या आएगा, या सरकार ने उसे छूट दे रखी है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी आएगी। तो ये कह रहा है कौन सी प्रॉपर्टी पर छूट है, भाड़ा नियंत्रण से। तो ये कह रहा है शासन के किसी विभाग का तथा या शासन द्वारा प्रयोजित तथा स्वामित्व के लिए किसी मंडल तथा निगम से संबंधित या उसके स्वामित्व का कोई वास स्थान, तो क्या है, उसे भी छूट दे रखी है। ठीक है, सरकार ने। और दूसरा पॉइंट कह रहा है शासन द्वारा लोकहित में अधिसूचना द्वारा, कोई लोकहित में उन्होंने कोई प्रॉपर्टी छूट रखी है तो उसे भी हम छूट देंगे। तो ये क्या कह रहा है, तो सीधी बात ये है, कोई भी लीज आउट हुई है, कोई भी एकोमोडेशन लीज आउट हुई है फॉर गवर्नमेंट, फॉर दी गवर्नमेंट, हाँ, फॉर गवर्नमेंट हुई है, या फॉर दी पर्सन ऑफ गवर्नमेंट हुई है, और फॉर बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट हुई है, तो हम इसे क्या मानेंगे, उसे हम उसे छूट दी गई है ये मानेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोई भी लीज आउट हुई है जो फॉर गवर्नमेंट हुई है, फॉर दी पर्सन द गवर्नमेंट हुई है, और फॉर बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट हुई है, तो हम उसे क्या मान लेंगे, तो हम इसे एजम्पशन में हम ये प्रॉपर्टी ऐसा मानेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आ जाता है हम सेक्शन 4 पर। सेक्शन 4 कह रहा है, सेक्शन 4 कह रहा है अभिधृति अनुबंध। ठीक है, तो सेक्शन बता रहा है एक मिनट, सेक्शन 4 बता रहा है अभिधृति अनुबंध। तो अभिधृति मतलब टेनेंट एग्रीमेंट, टेनेंसी एग्रीमेंट। ठीक है, तो किराएदारी का एग्रीमेंट, टेनेंट एग्रीमेंट क्या है, तो ये कह रहा है। तो इसमें पहला पॉइंट कहता है संपत्ति अंतरण अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 107 में संपत्ति अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी लिखित में अनुबंध निष्पादित किए जाने के सिवाय कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी वास सुविधा को भाड़े पर नहीं देगा या नहीं लेगा। तो सीधा सीधा ये कह रहा है कि इस एक्ट के लागू होने के बाद टीपीए एक्ट 1882 उस लीज पर लागू नहीं होगा जिस लीज पर ये एक्ट छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट लागू हो रहा है। ठीक है, तो अभी क्या कह रहा है, अब जो छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल लागू होगा तो वहाँ टीपीए लागू नहीं होगा, बस इतना कह रहा है। जैसे पट्टा है 107 ने क्या दे रखा, पट्टा दे रखा है, तो उस पर क्या है, टीपीए द्वारा होता था, पर अब ये वाला एक्ट लग रहा है। ठीक है, उस लीज पर ये एक्ट लग रहा है, जो रेंट कंट्रोल लग रहा है छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल, तो फिर वहाँ पर ये टीपीए एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाता है इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कह रहा है इसका
सेकंड पॉइंट कह रहा है कि कोई भी लीज होगी तो वो लिखित में होगी। ठीक है, कोई भी लीज होगी वो लिखित में होगी, इसमें ये भी बताया गया। तो इसमें कह रहा है यदि कोई अनुबंध पहले ही निष्पादित हो गया है तो उसे भाड़ा नियंत्रक के समक्ष दर्ज कराया जाएगा। तो कह रहा है ये एक्ट बना था, उससे पहले कोई लीज हो गई है तो उसे क्या कहेंगे, भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के तहत उसे क्या कराएंगे, उसे भाड़ा नियंत्रण के समक्ष फाइल कराएंगे, दर्ज कराएंगे। दूसरा पॉइंट कह रहा है यदि कोई अनुबंध निष्पादित नहीं हुआ हो तो भवन स्वामी और किराएदार, क्या कह रहा है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट उस अभिधृति से संबंधित अनुबंध लिखित में निष्पादित करेगा और भाड़ा नियंत्रण के पास दर्ज कराएंगे। ठीक है, और ठीक है, अब ये परंतु ये कह रहा है अगर किराएदार और दोनों साथ साथ जाएंगे, अगर साथ साथ नहीं जा सकते तो अलग अलग जाके उसे दर्ज कराएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। सेक्शन 5 कहाँ है, हाँ ये आ गया सेक्शन 5। सेक्शन 5 बता रहा है भाड़ा सहमति के अनुसार होना चाहिए। तो ये कह रहा है रेंट टू बी अस एग्रीड, मतलब भाड़ा सहमति के अनुसार होना चाहिए। तो पहला पॉइंट कह रहा है किसी भी बात सुविधा के लिए देय भाड़ा उस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए ऐसा होगा जैसा कि भवन स्वामी और किराएदार के बीच तय किया जाए तथा उसके सुविधाओं जो पृथक तौर पर तय की जाए के लिए देय प्रभाव शामिल नहीं होगा तथा अनुसार देय होगा। तो ये कह रहा है जब कोई प्रॉपर्टी लीज आउट हुआ है तो टेनेंट उसका रेंट उतना ही देगा जितना उनके बीच एग्रीमेंट में लिखा गया है, सीधी बात ये। ठीक है, तो उन्होंने जो एग्रीमेंट किया हुआ होगा वहाँ पे उन्होंने जो रेंट लिखा होगा तो वही रेंट वो देगा। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट कह रहा है जब तक कि अन्यथा सहमति ना हो तब तक किराएदार भाड़े का भुगतान ठीक आगामी माह से जिस माह के लिए भाड़ा दे हो कि 15 दिन तक करेगा। तो ये कह रहा है तो जो टेनेंट है वो रेंट आगामी माह से, मतलब जो आगे का महीने आ रहा है उस माह के जिसके लिए रेंट देना है उस माह की 15 तारीख तक उसका किराया दे देगा। ठीक है, 15 दिन के अंदर क्या करेगा, किराया दे देगा। अब आ जाते सेक्शन 6। सेक्शन 6 कह रहा है, इसमें कहता है भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन, कि भाड़ा नियंत्रण अधिकरण कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में तारीख काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बताता है इस अधिनियम में के प्रभावी होने के 30 दिन के भीतर इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने तथा भाड़ा किराए से संबंधित विवादों, शिकायतों, अपराधों, न्याय निर्णय तथा विचार तथा अविधृति मुद्दे जिसमें भवन स्वामी या तथा किराएदार के अधिकार, स्वतंत्रता एवं दायित्व भी सम्मिलित हैं के विनिमय एवं नियंत्रण हेतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा संविधान के अनुच्छेद 323B के अनुसार एक अधिकरण गठित करेगा जो छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण कहलाएगा। तो इसका पहला क्लॉज ये कह रहा है कि इस एक्ट के इन्फोर्समेंट होने के 30 दिन के अंदर उस एक्ट के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए तथा रेंट से संबंधित विवादों, शिकायतों, ठीक है, न्याय निर्णय और टेनेंट और लैंडलॉर्ड के जो राइट हैं, जो दायित्व हैं, उन्हें निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक ट्रिब्यूनल बनाएगी। ठीक है, ट्रिब्यूनल बनाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, जो ट्रिब्यूनल बनेगा उसे हम रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल कहा जाएगा। पहला ये कह रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जब ये एक्ट इन्फोर्समेंट हो जाएगा उस दिन से 30 दिन के अंदर जो टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच जो विवाद हैं, शिकायतें हैं, ठीक है, उनके कर्तव्य हैं, ऑब्लिगेशन है, उन्हें निर्धारित करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाएगी और वो ट्रिब्यूनल को हम क्या कहेंगे, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल कहेंगे। ठीक है, अब इसका सेकंड आ जाता है। इसका सेकंड कह रहा है कि उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार भाड़ा नियंत्रण अधिकारी का अध्यक्ष नियुक्त करेगी। अब जो टेनेंट बना दिया, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल बना दिया है उसका कोई अध्यक्ष भी तो होगा। तो इसे सेकंड ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से परामर्श लेके हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति होने की योग्यता रखता हो, कम से कम कि डिस्ट्रिक्ट जज बनने की योग्यता रखता हो, रखने वाले व्यक्ति को रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बना दीजिए।
ठीक है, तो कैसे बनाया जाएगा चेयरमैन? जो डिस्ट्रिक्ट जज बनने की योग्यता रखता हो, तो उसे क्या बना देंगे हम? चेयरमैन बना देंगे। ठीक है, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बना देंगे। ठीक है, अब आ जाते आगे। इसका थर्ड कह रहा है कि अधिग्रहण में ऐसे अन्य सदस्य जैसा कि राज्य सरकार समय समय पर विनिश्चित करे, किंतु किसी भी समय अधिनियम रहित 3 सदस्यों में कम नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है जो अन्य सदस्य होंगे वो राज्य सरकार बताएगी वैसे नियुक्त किए जाएंगे, पर 3 से कम नहीं होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। 4 क्या कह रहा है? 4 कह रहा है ऐसा अधिकारी जो राज्य सरकार में उप सचिव की सीढ़ी से निम्न का न हो, अधिग्रहण का राज्य सचिव होगा। अब ये कह रहा है और इसका कि जो हम रजिस्ट्रार वगैरह नियुक्त करेंगे ना, वो हम कैसे करेंगे? ठीक है, एक रजिस्ट्रार भी तो होगा। तो ये कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट ऐसे ऑफिसर को ट्रिब्यूनल का रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की रैंक का हो या डिप्टी सेक्रेटरी की रैंक का हो, तो उसे हम क्या बना देंगे? रजिस्ट्रार बना देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम भाड़ा नियंत्रण की स्थापना। वहाँ बता दिया था कि ट्रिब्यूनल कैसे बनेगा, यहाँ बता रहा है। एक मिनट। हाँ, तो इसने 6 में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब बता रहा है भाड़ा नियंत्रण अधिकारी की नियुक्ति। अब भाड़ा नियंत्रण अधिकारी बता रहा है, तो भाड़ा नियंत्रण अधिकारी कहाँ दे रखा है? 7 में। तो ये इसका पहला पॉइंट बता रहा है कि प्रत्येक जिले के लिए राज्य शासन मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक या एक से अधिक अधिकारियों को जो उप जिलाधिकारी की श्रेणी से निम्न का न हो भाड़ा नियंत्रण के रूप में नियुक्त करेगा, तथा उनका कार्य ऐसा ऐसा होगा जैसा कि जिला कलेक्टर द्वारा विनिश्चित किया जाए। तो पहला सेक्शन ये कह रहा है कि प्रत्येक जिले के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक या एक से अधिक अधिकारियों को जो डिप्टी सेक्रेटरी की रैंक से नीचे का ना हो रेंट कंट्रोलर नियुक्त करेगी, और इसका इसके जो कार्य है उन्हें कौन बताएगा? तो उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बताएगा। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट कह रहा है भाड़ा नियंत्रण अधिकारी के अधीनस्थ होगा। अब ये कह रहा है जो रेंट कंट्रोलर है वो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के सबऑर्डिनेट होगा। ठीक है, जो रेंट कंट्रोलर है वो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के सबऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो उसके क्या होगा? सबऑर्डिनेट होगा, कह रहा है। अब आ जाते हैं 8। अब ये 8 बता रहा है पावर के बारे में। ये कह रहा है भाड़ा नियंत्रण अधिकरण की शक्तियां एवं पावर। तो ये 8 कह रहा है पावर एंड फंक्शन ऑफ रेंट कंट्रोलर ट्रिब्यूनल, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण की शक्तियां एवं कृत्य। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट बताता है क्या होगी इनकी। पहले पॉइंट में ये कह रहा है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को वे पावर होंगी जो स्टेट गवर्नमेंट बताए। कौन सी पावर होंगी? जो स्टेट गवर्नमेंट उन्हें बताए। ठीक है, वो पावर होंगी। सेकंड में ये कह रहा है कि इसका फर्स्ट का क्या कह रहा है? रेंट कंट्रोलर ट्रिब्यूनल ये देखेगा कि रेंट कंट्रोलर अपना कार्य सही से कर रहा है क्या। तो इस पे किसे देखेगा? जो रेंट कंट्रोलर है उसे देखेगा ये सही से कार्य कर रहा है। ठीक है, अब बी में क्या कह रहा है? बी में ये कह रहा है कि रेंट कंट्रोलर के खिलाफ अपील रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास जाएगी। अगर कोई व्यक्ति है जिसे रेंट कंट्रोलर के खिलाफ कहीं अपील करनी है, उसने जो आदेश दिया है उससे वो व्यथित है, तो कहाँ अपील कर सकता है? वो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास अपील करेगा। अब इसका सेकंड दे रखा है, ये कह रहा है जो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी, जैसे कि उच्च न्यायालय को होती है। ठीक है, तो कैसे पावर होगी? जैसे उच्च न्यायालय को होती है। तो हम जो रेंट तो हम रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को हम किसके बराबर मान रहे हैं? हाई कोर्ट के बराबर। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे आ जाता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 कहता है भाड़ा नियंत्रण की शक्तियां एवं कृत्य। तो अब ये बता रहा है किसके बारे में? तो ये था रेंट कंट्रोल। हाँ 9, एक मिनट। हाँ, अब वहाँ बता दिया था रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की शक्ति बता रहे थे। अब यहाँ बता रहा है पावर एंड फंक्शन ऑफ रेंट कंट्रोलर। तो यहाँ भाड़ा नियंत्रण की शक्तियां एवं कृत्य बता रहा है। इसका पहला पॉइंट कह रहा है
हाँ, तो सीधे सीधे ये कह रहा है कि जो रेंट कंट्रोलर है अपने कार्य क्षेत्र में ऐसी पावर का प्रयोग करेगा जैसे कृत्यों का निष्पादन करेगा तथा ऐसे दायित्वों का निर्वहन करेगा जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट अधिसूचना द्वारा उसे प्रदान करे, जिससे निम्नलिखित सम्मिलित हैं। इसमें नीचे दे रखे हैं कौन कौन से। ठीक है, क्या क्या करेगा। तो क्या क्या करेगा, लैंड लॉ और टेनेंट के बीच विवादों का निराकरण करेगा, लैंड लॉ और टेनेंट की राइट को निश्चित करेगा, टेनेंट और लैंड लॉ के ऑब्लिगेशन को बताएगा। ठीक है, फिर इसका सेकंड कह रहा है, कोई कार्रवाई जो टेनेंट और लैंड लॉ के बीच चल रही है उसे 6 माह में पूरी की जाए। सीधी सीधी बात ये है। ठीक है, जो कार्रवाई चल रही है उन दोनों के बीच तो कितने दिन में डिसाइड कर दी जाएगी, 6 मंथ में। तो इसमें 9 में क्या कह रहा है, तो 9 में ये कह रहा है, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि रेंट कंट्रोल अपने कार्य क्षेत्र में ऐसी पावर का यूज करेगा जैसे ऐसे कृत्यों का निष्पादन कराएगा तथा ऐसे दायित्वों का निर्वहन करेगा जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट अधिसूचना द्वारा उसे प्रदान करे। ठीक है, अब कौन कौन से पॉइंट है, तो ये कह रहा है लैंड लॉ और टेनेंट के बीच विवाद का निराकरण करेगा, लैंड लॉ और टेनेंट की राइट बताएगा, लैंड लॉ और टेनेंट के ऑब्लिगेशन बताएगा। ठीक है, और इसका सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच कोई कार्रवाई चल रही है उसे 6 मंथ में पूरी कर दिए जाएंगे। अब आ जाता है 10। सेक्शन 10 कह रहा है भाड़ा नियंत्रण तथा भाड़ा नियंत्रण अधिकृत द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। तो ये क्या कह रहा है कि जो भाड़ा नियंत्रण तथा भाड़ा नियंत्रण अधिकृत द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बता रहा है कि कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे। तो इसमें ये कह रहा है, पहला मैं नॉर्मल ऐसे बता देती हूँ, ये कह रहा है कि भाड़ा नियंत्रण तथा भाड़ा नियंत्रण अधिकृत द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। ठीक है, तो ये कह रहा है भाड़ा नियंत्रण तथा भाड़ा नियंत्रण अधिकरण सिविल प्रोसीजर कोड से अपनी प्रोसीडिंग चलाने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, वे अपने अनुसार रूल बना सकते हैं अपनी कार्रवाई चलाने के लिए, परंतु अगर उन्हें लगता है कि नहीं सीपीसी के तहत कार्रवाई चलानी चाहिए तो सीपीसी के तहत भी चला सकते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, तो वो क्या क्या कर सकते हैं, सम्मन कर सकता है, शपथ दिला सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी करा सकते हैं। ठीक है, और तो ये कह रहा है अपने निर्णय का पुनरीक्षण कर सकते हैं, गवाहों को दस्तावेज के परीक्षण या कमीशन जारी कर सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिक्रम एक पक्षीय कार्रवाई है तो याचिका खारिज कर सकते हैं, व्यक्तिक्रम के लिए किसी याचिका को खारिज करने की किसी आदेश इसके द्वारा एक पक्षीय पारित कर सकते हैं। ठीक है, विधिक प्रतिनिधि अभिलेख पर लाना, तो ये सारी वो कार्रवाई कर सकते हैं जो एक सीपीसी में दे रखी है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाड़ा नियंत्रण अधिकारी लिखित में आवेदन तथा उसके लिए कारणों को अभिलिखित किए बिना कोई भी स्थगन प्रदान नहीं करेगा। तो इसका सेकंड पॉइंट ये कह रहा है 10 का कि कोई जो भी कार्रवाई होगी वो लिखित में होगी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, कोई भी कार्रवाई होगी तो वो राइटिंग में होगी। इसका थर्ड पॉइंट कह रहा है कि कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है वह जुडिशरी प्रोसीडिंग मानी जाएगी। अब कौन कौन से सेक्शन के अंतर्गत, तो कह रहा है किस जुडिशरी प्रोसीडिंग मानी जाएगी। ठीक है, जैसे आईपीसी का सेक्शन 196, 193, 228, सीआरपीसी का सेक्शन 195 के अधीन ये जुडिशरी प्रोसीडिंग मानी जाएगी। ठीक है, तो ये जो इसके तहत कार्रवाई चल रही है उसे क्या मानेंगे, न्यायिक कार्रवाई मानेंगे। ठीक है, और जो भाड़ा नियंत्रण अधिकरण है उसे क्या मानेंगे, सिविल कोर्ट ही मानेंगे। ठीक है, और उसकी कार्रवाई को जुडिशरी प्रोसीडिंग मानेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेक्शन 11 तक। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 11 पे। सेक्शन 11 कह रहा है आदेश का निष्पादन कैसे होगा। तो कह रहा है किसी पक्षकार के आवेदन पर भाड़ा नियंत्रक एवं विहित रीत से अंतिम आदेश अथवा कोई और आदेश जो इस अधिनियम के अंतर्गत पारित किया गया है निम्नलिखित तरीके से निष्पादित करा सकता है। ये बता रहा है कौन कौन से तरीके हैं, वो बता दिया। वो बता रहा है विरोधी पक्षकार की चली अचल संपत्ति की कुर्की कराकर, पक्षकारों को गिरफ्तार या अनुरोध कराकर। आगे बता रहा है कि विरोधी पक्षकार के किसी एक या अधिक बैंक खातों की कुर्की कराकर,
एवं खाते की जमा राशि के आदेश की राशि का समायोजन किया जाएगा। ठीक है, ये कह रहा कर्मचारी के वेतन और भर्ती की कुर्की कराकर, ठीक है, रिसीवर नियुक्त कर कर, कब्जा दिलाकर, तो ये प्रकार से वो निष्पादन करा सकता है। आगे कह रहा है सेकंड क्लॉज में कह रहा है अंतिम आदेश के निष्पादन हेतु तो आदेश में अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत पारित किसी अन्य आदेश में स्थानीय प्रशासन या स्थानीय निकाय की पुलिस सहायता की अपेक्षा भाड़ा नियंत्रक कर सकता है। अगर भाड़ा नियंत्रक को लगता है कि पुलिस की सहायता लेनी चाहिए कब्जे का निष्पादन कराने के लिए, तो वो ले सकता है। ये कह रहा है सेकंड में। अब थर्ड में कह रहा है कि कब्जे की रिकवरी हेतु प्रमाण पत्र कोई जारी किया गया है तो उसे 3 महीने में किराएदार को वो जगह खाली करनी होगी। अगर वो 3 महीने में नहीं करता है तो फिर उसे भाड़े की राशि की दुगनी राशि देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई जैसे व्यवसायिक प्रयोजन के लिए कोई जमीन ली गई है, ठीक है, अगर अगर उसे खाली करने को प्रमाण पत्र दे दिया गया, खाली नहीं करता, तो फिर उसे 3 गुना देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी राशि कितनी देनी पड़ेगी? 3 गुना देनी पड़ेगी। अगर न्यायालय ने कह दिया है कि नहीं आप खाली करो, खाली नहीं करते, तो आप कितने दिन के दोगे? तो 3 गुना लोगे। और कितने टाइम पीरियड के अंदर आपको खाली करना हो? 3 मंथ के अंतर्गत, 3 मंथ के अंतर्गत। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। सेक्शन 12 को हम पढ़ेंगे शेड्यूलों के साथ पढ़ेंगे, इसे हम छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 13 पर। सेक्शन 13 कह रहा है अपील। ये अपील के बारे में बताता है। तो सेक्शन 13 में पहला क्लॉज ये कहता है कि अगर भाड़ा नियंत्रक के विरुद्ध कोई अपील, भाड़ा नियंत्रक ने कोई आदेश दिया है, अगर उसके विरुद्ध अगर कोई हमें अपील करनी है तो अपील हम वो अपील हम भाड़ा नियंत्रक अधिकरण के पास करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें एक मिनट, तो ये कह रहा है अगर हमें हाँ, तो ये कह रहा है अगर हमें भाड़ा नियंत्रण ने कोई आदेश दिया है और उसके आदेश से हम सेटिस्फाई नहीं है और हमें उसकी अपील करनी है, तो हम कहाँ करेंगे? भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के पास करेंगे। ठीक है, और सेकंड वाले में ये कह रहा है कि अगर भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के खिलाफ अगर हमें अपील करनी है, हमें भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अगर अपील करनी है, तो हम फिर वो करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब आ जाते हैं 14 पर। 14 कह रहा है निरसन एवं व्यावृत्तियाँ। तो ये कह रहा है कि जब से ये अधिनियम लागू हो गया है तब से जो छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम 1969 निश्चित माना जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है पहला क्लॉज। और सेकंड क्लॉज कह रहा है इसका 14 का सेकंड क्लॉज ये कह रहा है कि उपधारा 1 के अधीन इस अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगा तथा की गई कोई बात या कोई भी कार्रवाई। तो ये कह रहा है कि अगर ये निश्चित हो गया है, निश्चित होने से पहले उसी एक्ट से जो कार्रवाई हुई होंगी तो उन्हें उनकी वैलिडिटी वही रहेगी जैसे कि इसी एक्ट से हुई है। ठीक है, तो ये कह रहा है क्लॉज सेकंड। ठीक है, तो अब इसमें 14 ही सेक्शन से 14 सेक्शन हो गए। अब इसमें सेक्शन रह गया है 12 रह गया है, वो हम शेड्यूल के साथ करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा भी हो गया था और हम अब शेड्यूल इसमें 4 शेड्यूल दिए गए हैं तो उसके साथ करेंगे और लिंक करके। ठीक है, बाय, थैंक यू दोस्तों, बाय।